नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम प्रस्तावना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और देखिए, प्रस्तावना के बारे में संविधान या पॉलिटी में हर एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं और हर दूसरे एग्जाम में ज़रूर प्रश्न उठता है प्रस्तावना से। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है प्रस्तावना का। और बार बार देखना, बहुत से अनुच्छेदों का, बहुत से न्यायालय के विवादों का जिक्र करेंगे हम बीच बीच में। और जब वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, फिर देखना, बार बार देखना। और जो भी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, प्रस्तावना का आपने 6 से 12 तक की पुस्तकों में देखा होगा। तो पहले पृष्ठ पर या अंतिम पृष्ठ पर लिखी होती है प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका। जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे जो शुरुआत होती है वो प्रस्तावना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है संविधान का। और कई विवादों में ये प्रश्न भी उठा, भाग है या नहीं है, उन सभी की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका परिचय लेते हैं, सामान्यतः परिचय। तो देखिए, प्रस्तावना जो संविधान में उल्लेखित है वह मुख्यतः अमेरिका के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, कहाँ के संविधान से? यूएसए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। और जो प्रस्तावना की भाषा है, जो आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा जो पढ़ते हैं, वो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ज्ञात होगा, हम इससे पहले संविधान सभा टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था आपको कि जो तीसरी बैठक चल रही थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव। और उस बैठक में सर्वसम्मति से पास किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार नहीं लिया। तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है तब तक इस प्रस्ताव को पारित नहीं करते हैं। लेकिन बाद में यह साफ जाहिर दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी, क्योंकि अलग राष्ट्र की मांग कर रही है वो। इस कारण से इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है? प्रस्तावना का आधार है। ध्यान रखना, मूल है, यही आधार है। तो इस प्रस्तावना जो उद्देश्य का थी उसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो अब आगे परिचय जाना आपने कि प्रस्तावना जो भारतीय संविधान के मुख्य प्रथम पृष्ठ पर है, उल्लेखित है, उस प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। और इस प्रस्तावना से हर एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। तो ये तो था परिचय। अब आगे हम प्रस्तावना की बात करें तो मैं जैसे जैसे लाइन टू लाइन प्रस्तावना लिखता जाऊंगा, वैसे वैसे उसका हम व्याख्या भी करते जाएंगे कि प्रस्तावना कितने भाग, कैसे कैसे है वो। तो सबसे पहले शब्द आता है हम भारत के लोग, भारत को, ये शब्द आता है। यहीं से 2-3 प्रश्न पुटअप होते हैं। पहला प्रश्न तो ये देखना, मैं यहाँ पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ अलग से, फिर मिटा देंगे बाद में। हम भारत के लोग यानी कौन? संविधान बनाने वाले कौन? भारत के लोग, यानी कि संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। तो संविधान बनाने वाला यानी स्रोत क्या है? भारत की जनता। ये प्रश्न बनता है, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता। ये इस बात से पता चलता है हम भारत के लोग। दूसरा, सर्वोच्चता। दूसरा प्रश्न यहाँ पुटअप होगा सर्वोच्चता, यानी शक्ति, पावर के बेस में। तो कैसे कि भारत में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन में आए कि राष्ट्रपति है, या संसद है, या संविधान है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या प्रधानमंत्री है, यानी सर्वोच्च कौन है? तो यहीं से जाहिर होता है कि हम भारत के लोग से ही क्या जाहिर होता है कि सर्वोच्च कौन है? जनता है। ध्यान रखना है, सर्वोच्च कौन है? जनता है, भारत की जनता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न तो ये बहुत ही बढ़िया शानदार पुटअप होते हैं प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न आया हुआ है नेट जेआरएफ के एग्जाम में, मैंने बताया आपको, हाँ बता दूं, नेट जेआरएफ एग्जाम में आया था। कौन सा?
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है। तो प्रस्तावना को पूरी पढ़ने पर आप पता चलेगा आपको, उसमें भारत शब्द पहली लाइन में 2 बार है। ध्यान रखना, भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 3 प्रश्न जाहिर हुए यहाँ से कि हम भारत के लोग, भारत को, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहां तक हमने लिखा, अब यहां तक इसकी व्याख्या करते हैं। आप 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रस्तावना का बड़ा क्वेश्चन भी पुटअप होता है, जहाँ से 6 नंबर का या 7 नंबर का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये घोषणात्मक भाग है, ध्यान रखना है। कौन सा भाग है? घोषणात्मक भाग है। अगर हम कंपटीशन एग्जाम दृष्टिकोण से लें तो इस प्रकार व्याख्या होगी इसकी कि यानी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं? प्रकृति यानी उद्देश्य, प्रकृति या कहेंगे घोषणा कर रहे हैं हम किस बात की? भारत को कैसा बनाएंगे? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी भारत सॉवरेन है, यानी अपने आंतरिक मामलों में वह सारे निर्णय स्वयं लेता है, किसी भी देश के या राष्ट्र के या संस्था के नियमों का पालन नहीं करता है, वह उसके आदेशों का पालन नहीं करता है, संपूर्ण प्रभुत्व है। एक ये प्रकार की घोषणा है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता, अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों को ध्यान देना। एक है धर्मनिरपेक्ष, हम सामान्य तौर पर शाब्दिक दृष्टि से एक ही शब्द मान लेते हैं, लेकिन भावार्थक दृष्टि से ये अलग अलग शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष भी और धर्मनिरपेक्ष भी। आपको मैं सामान्य से बात बता दूं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जैसे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे निरपेक्ष होना, धर्म से अलग हो जाना। और पंथ निरपेक्ष मतलब होता है किसी पंथ से अलग होना, यानी कि एक धर्म में भी अनेक पंथ हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान है, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर है, मुस्लिम में शिया और सुन्नी है, और हिंदू धर्म में भी जैसे आजीविक है, वैष्णव है, शैव है, कापालिक है, लिंगायत, ऐसे अनेक पंथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय घोषणा प्रकृति का मतलब ये है कि भारतीय जो समाज है वह कैसा है या शासन प्रणाली कैसी है? पंथ निरपेक्ष है, यानी सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ना ही किसी धर्म का विरोध करेगी, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगी। और धर्मनिरपेक्ष मतलब ये बता दूं मैं आपको कि कोई भी सरकार या शासन प्रणाली धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है जैसे सत्य बोलना, बड़ों की सेवा करना, हिंसा नहीं करना, ये धर्म ही है। तो सरकार इन नियमों पे तो चलती ही है, सत्य बोलना। तो कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष मतलब है किसी भी पंथ को या धर्म को सामान्य तौर पर, यानी व्यवहार में बात करें हम, कि किसी भी पंथ को बढ़ावा नहीं देना। और दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिज्म, यानी कि भारतीय आर्थिक प्रणाली है वो कैसी है? समाजवादी प्रणाली है। समाजवाद का मतलब होता है कि आय और व्यय के साधनों पर सरकार का आधिपत्य होना या सरकार का स्वामित्व होना, और सरकार उन आय और व्यय के साधनों को मितव्यतापूर्ण अवसर के अनुसार उनका बंटवारा करेगी, यानी कि जनता में खर्च करेगी, वो होती है प्रणाली समाजवादी। वैसे जानकारी में बता दूं आपको कि विश्व में मुख्य रूप से 2 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ पाई जाती हैं, एक समाजवादी यानी साम्यवादी और एक है पूंजीवादी। तो भारत कैसा है? समाजवादी है। और आगे है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटेड,
अंग्रेजी में कहते हैं। तो लोकतांत्रिक मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। आप कहेंगे चीन, चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ अधिनायकवादी शासन है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक, और आगे गणराज्य, गणराज्य का मतलब भारत का जो सर्वोच्च पद है यानी राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, ध्यान रखना, उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता है, यानी वंश के अनुसार नहीं होता है। इसलिए कैसा है, भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक देश है। तो ये तो था घोषणात्मक भाग। आगे चर्चा करें हम इसकी बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। यहाँ तक का भाग देखिए पोर्शन। और उन सब में, आगे और बढ़े हम तो, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता व अखंडता स्थापित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज, यहाँ तक। अब यहाँ तक देखिए, जो ये पोर्शन है हमने यहाँ से बनाया, उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, यहाँ से ये है भारतीय समाज की प्रकृति या भारतीय संविधान का उद्देश्यात्मक भाग। देखो 12वीं के दृष्टिकोण से मैं बनाऊं तो पहले हमने दिया परिचय यानी टॉपिक, पहले हमने दिया परिचय, फिर इसका घोषणात्मक भाग, अब है इसका उद्देश्यात्मक भाग। तो उद्देश्यात्मक या भारतीय समाज की प्रकृति वाला भाग में हम 4 टॉपिकों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक तो है न्याय, एक है स्वतंत्रता, एक है समता और एक है बंधुता। ये 3 टॉपिक है, ध्यान रखना। एक तो है न्याय, एक है स्वतंत्रता और एक है समता और एक है बंधुता। इन 4 टॉपिकों का विस्तार से चर्चा करेंगे हम। देखिए न्याय वाला ऑप्शन, पहली बात तो ये कि न्याय शब्द भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेखित है, प्रश्न ये बनता है। एक तो है प्रस्तावना और एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला जो भाग है, यानी भाग 4 और अनुच्छेद 38 में उल्लेखित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में भी उल्लेखित है। और न्याय
प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। आपको ध्यान ये भी रखना है कि न्याय कितने प्रकार की न्याय है उल्लेखित है, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का सीक्वेंस कैसा है, सामाजिक पहले और आर्थिक उसके बाद, फिर उसके बाद राजनीतिक। यानी इस टॉपिक को अगर मैं ट्रिक बताऊं आपको तो ऐसे ध्यान रखना है, सार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस प्रकार से। तो ये तो न्याय की बात हुई। दूसरी बात करते हैं अब स्वतंत्रता की, यानी स्वतंत्रता का उल्लेख और भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ है। तो पहली बात बता दूं मैं आपको, अधिकारों में है। कहाँ पर है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में है। भाग है 3 और अनुच्छेद है 14 से 18। ध्यान रखना, अनुच्छेद है 14 से 18। तो वहाँ भाग है 3 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में, और अनुच्छेद 19 एक क में उल्लेखित है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार की 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 1 क में। और इसी प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर है, प्रस्तावना में है। 2 जगह है स्वतंत्रता, एक प्रस्तावना में, एक अधिकारों में। और दूसरी बात ये कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, ध्यान रखना, 5 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी, 5। पहली विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। यही सीक्वेंस ध्यान रखना है, VA ऐसा ही सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पुटअप हो रहे हैं एग्जामों में, नेट JRF का है, टेट का है, नेट का है, इनके सब एग्जामों में। ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और एक बात आपको ये बता दूं, जैसे पहले हमने जिक्र किया कि प्रस्तावना में और अधिकारों में कौन सी स्वतंत्रता समान है, तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, कौन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 19 1 क में भी है, अधिकारों में भी है। तो हमने स्वतंत्रता की बात की, अब बात करते हैं समता की। दूसरी बात ये, समानता का उल्लेख और कहाँ कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स में है, भाग 3 में आ रहा है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है। और कौन सी स्वतंत्रता है प्रस्तावना में और अधिकारों में, तो प्रस्तावना में है अवसर की समानता। कौन सी, अवसर की समानता, और वही अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इस प्रकार समानता का भी उल्लेख है। और ध्यान रखना इस बात को, ये जो पहले हमने जिक्र किया कि न्याय वाला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका सर्वप्रथम उल्लेख रूस की क्रांति 1917 में मिलता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से ग्रहण की, रूस की क्रांति 1917 से। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस क्रांति की देन है, ध्यान रखना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये है फ्रांस की क्रांति की देन, 1789 फ्रांस की क्रांति। ये रूस की क्रांति से न्याय वाला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये है फ्रांस की क्रांति से। तो ये है उद्देश्य, ये है भारतीय प्रस्तावना के उद्देश्य। आगे बढ़े हम इससे। देखिए, आज हम यहाँ से फिर मैं एक बार पुनः रिन्यू कर दूं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता
और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता व अखंडता स्थापित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपने सुना होगा प्रस्तावना में। और इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये तो तारीख है भारतीय संविधान लागू होने की, तो ये प्रश्न ही बनता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसका उल्लेख कहाँ पर है, प्रस्तावना में है। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा में मैंने आपको बताया भी था कि इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी 16 ही अनुच्छेद लागू किए गए थे। और हिंदी वाला महीना ध्यान रखना, जो हम हिंदी में कहते हैं ना मंगसर या मार्गशीर्ष, तो हिंदी का महीना है मार्गशीर्ष और तारीख है शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। और विक्रम संवत, साल कौन सा था? विक्रम संवत का सन 2006 इस दिन लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो ये है प्रस्तावना, जिसकी हमने विस्तार चर्चा की कि कौन कौन से स्रोत हैं, क्या इसकी प्रकृति है यानी क्या घोषणा है, क्या इसके उद्देश्य हैं और कब ये लागू हुआ। आगे हम चर्चा करें इसके प्रस्तावना के बारे में और विस्तार से। तो प्रस्तावना में कुछ कथन आते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किस किस विचारक ने या किस किस राजनीतिज्ञ ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा। तो उन कोटेशनों को बहुत ध्यान रखना है, और वो सिंपल नॉर्मल सामान्य एग्जामों में बहुत बार आते रहते हैं और आए भी हैं। तो कुछ कथन प्रस्तावना के बारे में, कुछ कथन। तो पहला कथन तो आप प्रारूप समिति के एक कांग्रेसी सदस्य थे जिसका नाम था संविधान सभा में KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसने भी एक कथन कहा था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीयों का भविष्य फल है। क्या कहा? भारतीयों का भविष्य फल है। और क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये 3 कोटेशन किसने कहे हैं? KM मुंशी ने। और एक आपने पढ़ा होगा और कि संविधान सभा का जब हमने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि जो अजमेर मेरवाड़ा से ठाकुरदास भार्गव थे सदस्य संविधान सभा के, तो उस ठाकुरदास भार्गव ने भी संविधान सभा के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटस दिया था। क्या कहा उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है, सोल है। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। एक और प्रारूप समिति के सदस्य और थे जिसका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने भी एक प्रस्तावना के बारे में कथन कहा था। क्या कहा था कि यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, फल है। ये किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और एक और विचारक आते हैं जिसका नाम है N.A. पालकीवाला। बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे ये N.A. पालकीवाला। इन्होंने भी इस प्रस्तावना के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, जो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। तो ये कुछ कथन है प्रस्तावना से संबंधित। अब प्रस्तावना के बारे में कथन जान लिया हमने कि किसने क्या कहा। नेक्स्ट रिदम से चले अब हम। तो रिदम से पहला ये है
कि इस प्रस्तावना में से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से विवाद हुए इस प्रस्तावना से संबंधित है। तो आपको याद दिला दूं, हम 3-4 विवादों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला विवाद है बेरूबारी बनाम भारत संघ विवाद 1960। ध्यान रखना, बेरूबारी विवाद कब हुआ? 1960 में। क्यों प्रसिद्ध है ये बेरूबारी? क्या है आपको आप बता दूं मैं। बेरूबारी एक स्थान का नाम है, और कहाँ पर है स्थान स्थित है? वर्तमान के बांग्लादेश में है, और जब विवाद हुआ उस समय पाकिस्तान में है। ध्यान रखना, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बना था। 1971 से पहले वह पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बेरूबारी नामक स्थान था, वो जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, जमीन की अदला बदली को लेकर के ट्रांसफर करना था। वो कैसे? जैसे आपको मैं व्यवहारिक तौर पर समझाऊं कि सीमा होती है अंतर्राष्ट्रीय, वो ऐसे होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। तो देखिए, अब ऐसी सीमा होती है, तो इधर मान लीजिए पाकिस्तान हो, इधर मान लीजिए भारत हो, और तो भारतीय सेना को भी अपने जो बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स के जवान होते हैं, तो सीमा को मैनेज करने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 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 सेना लगानी पड़ती है, तो बहुत खर्च आता है। ऐसे पाकिस्तान को भी यूं यूं अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर ऐसे सेना लगानी पड़ती है, तो सीमा पर बहुत भार बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता होती है, जो उचित नहीं है। और एक सीमा ऐसे ही हो सीधी, तो बहुत कम सेना लगती है। तो ऐसे विवाद हुआ था कि पंडित नेहरू ने, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो बेरूबारी जो विवाद था, यहाँ से सीमा देने का फैसला किया, पाकिस्तान सरकार से एक समझौता किया। उस समझौते को लागू करने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया यह मुद्दा उठाने का। तो विपक्ष ने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया, और ऐसे में अब कानूनी तौर पर सलाह मांगी। ध्यान रखना, सलाह मांगी। और आपको याद दिला दूं मैं, अब अनुच्छेदों की बात आ गई है। सलाह अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मामले में, व्याख्या संबंधी मामले में सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति सलाह लेता है, इसका मतलब मंत्रिमंडल के अनुसार सलाह लेता है। तो मंत्रिमंडल कौन है? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू के कहने पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी, 3-4 सलाह मांगी कि क्या कोई भी भारतीय भूमि का टुकड़ा किसी दूसरे देश को देने का अधिकार है? सरकार के पास अधिकार है या नहीं है? पहली बात ये पूछी। और फिर पूछा कि अगर अधिकार है तो वो कौन दे सकता है? संसद दे सकती है। संसद दे सकती है तो कैसे दे सकती है? आर्टिकल 3 के अनुसार दे सकती है, या आर्टिकल 368 के अनुसार दे सकती है। ऐसी सलाह मांगी, और अमूमन तौर पर इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे देता है। और व्यवहारिक तौर पर आपको बता दूं कि इसके अनुसार सलाह मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे, ये उस पर निर्भर करता है, दे भी नहीं भी दे। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दी तो मंत्रिमंडल यानी राष्ट्रपति माने या न माने, उस पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में हम बाद में राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके 2 सब क्लोज हैं, उनके बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। आप तो इतना ही ध्यान रखिए कि ये बात पूछी गई, सलाह मांगी गई। तो उसमें बाद में निर्णय दिया गया कि पक्ष और विपक्ष ने अपने मत रखे, पक्ष और विपक्ष ने। तो जो पक्षकार हैं उन्होंने तो ये बात मांगी, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी नहीं। विपक्ष का मत ये था कि संविधान में एक शब्द है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की एकता। अभी हमने पढ़ा एकता। इस कारण से विपक्ष कह रहा है कि हम एक हैं, भारत किसी भी दूसरे देश को अपनी भूमि नहीं दे सकता है। और बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया गया कि इतना कायर सरकार, इतनी बेकार सरकार कैसे हो सकती है जो भारत का टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे रही है, और वो भी दुश्मन देश को। तो ऐसे में विवाद उठा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ दे सकती है।
संसद दे सकती है, अधिकार है, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं दे सकती है, 368 के तहत दे सकती है। और आप सभी को पता है अनुच्छेद 368 के तहत क्या शक्ति है संसद की, संविधान में संशोधन करने की। तो संविधान में संशोधन करके वह दे सकती है, ऐसा कहा। तो ये बेरोबारी बनाम विवाद था कौन सा, प्रस्तावना का। तो इसमें प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया, ये कहा गया कि प्रस्तावना, ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ध्यान रखना, 7 न्यायाधीशों की बेंच थी, 7 न्यायाधीशों की बेंच थी, कहा कि प्रस्तावना भाग नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज भाग नहीं है तो उसमें संशोधन करे या नहीं करे क्या फर्क पड़ता है। तो ये अर्थ निकल करके आया, भाग नहीं है तो क्या है, प्रस्तावना असंशोधनीय है। ध्यान रखना, ये अर्थ निकल करके सामने आया, यानी संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरा विवाद, इस विवाद की व्याख्या की हमने। दूसरा विवाद क्या उठा, इसके बाद में मैं रेफरेंस तौर के ऊपर बता दूं आपको थोड़ा सा कि इसके बाद में और विवाद भी आए थे। एक तो था सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का था, ये राजस्थान राज्य, ये था 1965 का। और इसके बाद में एक विवाद और आया था जिसका नाम था गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम ये पंजाब राज्य का था, पंजाब राज्य, ये था 1967 का। तो जो इसमें कहा था बेरोबारी में कि प्रस्तावना भाग नहीं है, तो इन विवादों में कहा गया कि हमने बहुत गलत किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया। तो है ना प्रस्तावना संबंधित विवाद। इसमें भी ये कहा गया गोलकनाथ में कि ये बहुत भूल थी सर्वोच्च न्यायालय की, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना भाग नहीं है, जबकि वह तो बहुत ही इंटरनल पार्ट्स है। ध्यान रखना, इंटरनल मतलब नित्य, सदा, वो तो ऐसा भाग है कि जिससे होना चाहिए। तो इसमें हुआ नहीं। और ध्यान रखना कि पहली जो बेंच थी वो 7 न्यायाधीशों की थी, तो इससे अधिक न्यायाधीशों की बेंच अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकती है न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत। वो न्यायिक समीक्षा का अधिकार के तहत बदल सकती है अनुच्छेद 137 के तहत। इसके बाद में दूसरा विवाद हुआ, वो था केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है ये, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, भारत के खिलाफ था ये। हुआ ये, केशवानंद भारती केरल के रहने वाले थे, एक मठ चलाते थे और मठ के तहत बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और उस ज़मीन को लेकर के केरल सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, लैंड रिफॉर्म अधिनियम केरल का, भूमि सुधार अधिनियम केरल का। तो उसके तहत उसकी ज़मीन जब्त कर ली गई, यह सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के तहत उसने उसको चैलेंज किया। कैसे चैलेंज किया, ध्यान रखना, मैं आपको याद दिला दूं कि 29वें संविधान संशोधन के खिलाफ था ये, संविधान संशोधन के खिलाफ था 29वें। इसके तहत क्या किया गया था कि केरल सरकार ने जो भूमि सुधार अधिनियम पारित किया था उसे 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया था। और आपको याद रहे 9वीं अनुसूची में कहां से, बैकडेट से जोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो भूमि सुधार कानून चल रहा था उसके तहत उसने 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। और 9वीं अनुसूची में जोड़ने का मतलब यह होता है कि उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अब विचार नहीं कर सकता है। 9वीं अनुसूची में जोड़ने का मतलब ही है। वर्तमान में आप लोगों को पता है कि गुर्जर आंदोलन के तहत जो आरक्षण मिला है 5% है, उसे भी गुर्जर समाज के द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यानी इसमें जोड़ने का मतलब ये है कि अब उस पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता है, उसे रद्द नहीं कर सकता है। तो ऐसे में केशवानंद भारती ने केस किया, तो उसने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अपने पूर्व के निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। मैंने कहा था ना अनुच्छेद 137 के तहत वह अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अधिक न्यायाधीशों की बेंच बदल सकती है। तो ध्यान रखना, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ये, अब तक की, 2021 चल रहा है, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है कौन,
केशवानंद भारती की, इसमें 13 न्यायाधीश थे। एस.एन. सीकरी चीफ जस्टिस थे उस समय। तो उसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखो भाग है तो जाहिर सी बात क्या निकल करके आती है कि वह क्या है, संशोधनीय है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। और ध्यान रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाग तो है, संशोधन भी कर सकती है संसद है, लेकिन प्रस्तावना का कोई अपने आप में, यानी कि प्रस्तावना का अलग से, जो कहूं अलग से प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रभावशाली नहीं है मतलब प्रस्तावना को लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि प्रस्तावना में ये बात लिखी हुई है इसलिए हमें मिली नहीं है, जैसे अधिकारों को लेकर के जाते हैं ऐसे। साथ में ये भी कहा कि अलग से तो प्रभावशाली नहीं है, लेकिन किसी दूसरे भाग के साथ, किसी दूसरे भाग के साथ प्रभावशाली है, यानी कि अधिकारों के साथ मिलकर के, नीति निर्देशक तत्वों के साथ मिलकर के, कर्तव्यों के साथ मिलकर के, इनके साथ मिलकर के क्या है, वह प्रभावशाली है। इसीलिए इसी में यह सिद्धांत भी दिया कि प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। ध्यान रखना क्या कहा, मूल ढांचा है। ये आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा, ध्यान रखना, मैंने कहा 29वें संविधान संशोधन के खिलाफ था, और एक और था 24वां संविधान संशोधन, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन पे संशोधन किए जा रहे थे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 यानी 38 तक संशोधन कर चुकी थी। तो ऐसे में ये कहा गया केशवानंद भारती विवाद में कि संसद के पास में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति है संविधान में, और कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती संसद, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, प्रस्तावना मूल ढांचा है, ये भी कहा। यानी प्रस्तावना को बदल नहीं सकती है, प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसलिए कि संविधान संसद दोबारा नहीं लिख सकती है, संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद की शक्ति है 368 के तहत। तो मूल ढांचा माना, और प्रस्तावना के तहत मूल ढांचा माना, तो प्रस्तावना में आपने पढ़ा होगा कि समाजवादी है, संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, और निरपेक्षता है, ये सब क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब क्या है, मूल ढांचा है। तो ऐसे शब्दों में या ऐसे विचारों में संशोधन नहीं कर सकती है, अन्य कोई और बात जोड़ सकती है जो तार्किक हो, तात्विक हो। तो ऐसा कहा गया केशवानंद भारती विवाद में, जो अब तक का सबसे फेमस विवाद है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधनीय है, अलग से प्रभावशाली नहीं है, और किसी दूसरे साथ भाग के साथ मिलकर क्या है, प्रभावशाली है, और संविधान का मूल ढांचा है। अगले विवाद की बात करें, एक और विवाद है मुख्य रूप से, तो इसके बीच में एक विवाद और भी आया था, जो था मिनर्वा मिल्स विवाद। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। इसमें भी कहा कि प्रस्तावना मूल ढांचा है, यही बात दोहरान की सर्वोच्च न्यायालय ने। और एक विवाद था तीसरा मुख्य, वो था एस.आर. बोम्मई विवाद, ये था 1994 का। इसमें क्या हुआ, देखो मैं आपको याद दिला दूं, एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उस समय। आपको ध्यान हो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, जिसके तहत सेंटर में कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार थी। तो ऐसे में कुछ बीजेपी शासित राज्यों को बर्खास्त कर दिया गया। कैसे, अनुच्छेद 356 के तहत। आपको याद हो कि प्रेसिडेंशियल रूल्स यानी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसके तहत राज्यपाल वहाँ पर शासन करता है। तो उसके तहत वहाँ की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। वो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा, कुछ तो कांग्रेस शासित राज्यों में बर्खास्त कर दिया, कुछ बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी विवादों को एक ही विवाद से
सुना एसआर बोम्मे के नाम से, और उसमें निर्णय दिया कि जो 4 बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर राष्ट्रपति शासन सही लगा है, उचित लगा है। क्यों? क्योंकि अब प्रस्तावना का उल्लेख आएगा, क्योंकि प्रस्तावना क्या है? मूल ढांचा है, मूल ढांचा है। और उस मूल ढांचे में एक शब्द उल्लेखित है जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्षता भी क्या है? मूल ढांचा है। इसलिए वहां पर बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा था? हिंदू मुस्लिमों के झगड़े हो रहे थे, इस कारण से वहां पर शासन प्रणाली सही नहीं चल रही थी। शासन प्रणाली सही नहीं चल रही थी तो राष्ट्रपति वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो वहां तो उचित बताया। बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उन्हें अवैध बताया और वहां की सरकारों को पुनः बहाल किया गया। तो ये यहाँ पर प्रस्तावना का उल्लेख आया है। एक विवाद हो रहे इसके तहत मुख्य रूप से, वो है LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ विवाद 1997 में। इसमें भी एक छोटी सी बात है, खास नहीं है। इसमें एक LIC की पॉलिसी थी, पॉलिसी अनेक होती है, कोई एक पॉलिसी थी जिसमें यह नियम बनाया गया था कि सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी और कोई लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी हैं वो पॉलिसी वही ले सकते हैं, अन्य कोई नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति ने केस कर दिया LIC के ऊपर, तो LIC और भारत सरकार के मध्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इसमें। तो इसमें कहा गया कि भाई प्रस्तावना में जो उल्लेखित है ना समता यानी समानता, जो क्या है मूल ढांचा है, उसका विरोध कर रहा है। इस कारण से उस जो पॉलिसी थी वो सबको नहीं मिल रही है, नागरिकों को भेदभाव कर रही है। इस कारण से प्रस्तावना मूल ढांचा है, तो इस बात का उल्लेख आया उसमें, तो उसमें निर्णय दिया गया कि ये क्या है? गलत है, वो पॉलिसी सभी को मिलनी चाहिए। तो ये कुछ विवाद थे इंपॉर्टेंट। एक बेरोबारी 1960 का जो प्रस्तावना के बारे में कहा कि भाग नहीं है और संशोधनीय भी नहीं है, केशवानंद भारती में कहा कि भाग है और संशोधनीय भी है, और SR बोम्मे में क्या कहा कि मूल ढांचा भी है, और मिनरवा मिल्स में मूल ढांचा बताया, और गोलकनाथ और सज्जन सिंह केस के अंदर बताया कि वो हमने गलती की है, उसको सुधारना चाहिए, वो तो क्या है नित्य है। तो ये बातें आई। अब केशवानंद भारती में जो बात निकल करके आई कि वह भाग है और संशोधनीय भी है, तो बात यहाँ आती है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्या किया गया है, और किया गया है तो क्या किया गया है और कब किया गया है। तो मैं आपको याद दिला दूं, संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? एक बार संशोधन हुआ है। पहली बार तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन किया गया था, जिसे मिनी संविधान यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है जीके का कि लघु संविधान किस संशोधन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन कहते हैं। बहुत से भागों में यानी संविधान के तमाम भागों में संशोधन किया गया था इसके तहत। तो प्रस्तावना में भी किया गया। क्या किया गया? इस संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता, एक अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एक ही बार ही संशोधन हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना के बारे में आपने सब जाना, और एक बार ओवररिव्यू करूं तो सबसे पहले हमने परिचय को जाना, फिर उसकी घोषणा को जाना, उद्देश्य को जाना, प्रकृति को जाना, और कब लागू हुआ, और उसके संबंधित कौन कौन से विवाद हैं, प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से कथन हैं, किस किस से विचारक ने क्या कहा, और अंत में जाना हमने संशोधन एक बार ही हुआ। और इसके साथ ही आप ने जाना प्रस्तावना के बारे में विस्तार से। अन्य कोई राय हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।